माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि यूनाइटेड नेशंस के ऑस्पिसीज में जो ह्यूमन राइट्स का मैकेनिज्म है इम्प्लीमेंटेशन का, वो दो ब्रॉड हेड्स में समझा जा सकता है। एक मैकेनिज्म तो चार्टर बेस्ड है, जिसमें चार्टर मैंडेटेड बॉडीज या उन बॉडीज के प्रोसीजर्स आते हैं जो चार्टर के अंदर इस्टेब्लिश किए गए हैं। दे डिराइव देयर मैंडेट फ्रॉम द चार्टर इटसेल्फ। और दूसरा है ट्रीटी बेस्ड मैकेनिज्म। और ट्रीटी बेस्ड मैकेनिज्म में ऑल्दो तकरीबन 22 ट्रीटीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बट 9 कोर ट्रीटीज़ हैं और उन ट्रीटीज़ के अंदर अक्सर कमेटीज़ है। फिर वो कमेटीज़ क्या मैकेनिज्म करती हैं वो एक अलग बहस है, बट उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है। हम जो जान गए अब तक वो ये है कि ट्रीटीज़ जितनी भी हैं 9 कोर ट्रीटीज़, फॉर एग्जांपल उसमें एक है ICCPR। इसकी अपनी एक कमेटी है, ट्रीटी एस्टैब्लिश करती है जिसे ह्यूमन राइट्स कमेटी कहते हैं, और वो कमेटी अपनी तरह से काम करती है। वो ट्रीटी बेस्ड मैकेनिज्म है। चार्टर बेस्ड मैकेनिज्म चार्टर बेस्ड बॉडीज के ज़रिए से काम करता है या उनके ज़रिए से ह्यूमन राइट्स के मैकेनिज्म और एक्टिवेशन में डिफरेंट एफर्ट्स इन्वेस्ट करता है। अब different bodies that are directed or mandated by the charter itself, they can broadly be classified under two heads. ये किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, मैं more or less कोशिश करूंगा कि ये सारी बॉडीज इनमें कवर हो जाएं। एक तो चार्टर बेस्ड इटसेल्फ है जो ट्राइब्यूनल या कोर्ट्स के नेचर के होंगे, ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स। Although United Nations का जो UN चार्टर है, it establishes tribunals और courts also. For example, आपको ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स में मैंने कहा था कि मेजर जो कोर्ट्स हैं वो 3 ही हैं इसमें। एक तो ICJ है, जिसे पहले कहा जाता था PCIJ, परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसे पहले कहा जाता था, जो लीग ऑफ नेशंस ने 1921 में इसको इस्टेब्लिश किया। लेकिन फिर यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन के बाद ये ICJ बना, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडीज़। चूँकि इसका कंट्रीब्यूशन कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है ह्यूमन राइट्स की तरफ, एक्सेप्ट कि ये कुछ एडवाइजरी ओपिनियंस जो दे देता है। दे स्टार्ट फॉर्मुलेटिंग द बेसिस ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ विद रिलेशन टू ह्यूमन राइट्स। फॉर एग्जांपल कुछ थीम्स को लेकर के इनकी कुछ एडवाइजरी ओपिनियंस हैं, या एजुडिकेटिंग बॉडीज़, राइवल बॉडीज़ को ओपिनियन दिया हुआ है जेनोसाइड के थीम पे। इसी तरह सेल्फ डिटर्मिनेशंस के थीम पे या न्यूक्लियर वेपन्स के थीम पे दिया हुआ है। दे फॉर्मुलेट और दे स्टार्ट बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस। ये है ICJ। ICJ के अलावा ICC है, वो चार्टर बेस्ड बॉडी नहीं है, वो एक रोम स्टैचूट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है। ऑल्दो ICJ का भी अपना स्टैचूट है, इट इज़ एस्टैब्लिश अंडर स्टैचूट, जिसे हम कहते हैं स्टैचूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली आर्टिकल्स 92 टू 96 में यू विल फाइंड मेंशन ऑफ ICJ एज अ सब्सिडरी और प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें ICJ एक ऑर्गन है। तो ये थी, मैं इन थीम्स पे जजमेंट्स या डिसीजंस जो देता है विच हैव नॉट मोर देन, अगर उनकी हम मेरिट्स में जाएंगे, उनका एडवाइजरी ओपिनियन ही की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल सेल्फ डिटर्मिनेशन में कोई रिसेंटली जो यहाँ पे मॉरिशस के साथ वो आर्चिपेलागोज, आई थिंक चागोज नाम था उनका, कुछ आइलैंड्स थे, और वो एज लेट एज वो आज भी अभी ब्रिटिश इंडियन ओशन ओवरसीज टेरिटरी के कंट्रोल में है, इट्स स्टिल कॉलोनाइज्ड। तो मॉरिशस जो कि 1965 के आसपास अलग हो गया था, इट वाज डीकॉलोनाइज्ड एंड इट गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस। बट ये चागोज जो सेशल्स वगैरह उसके साथ इलाके छोड़ दिए गए 1960s में, चागोज को अभी तक UK ने नहीं छोड़ा है। एंड इन ऑर्डर टू असर्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इनका केस लेकर के मॉरिशस गया हुआ ICJ, एंड ICJ में उस केस को सुना गया ऑन मेरिट्स, जिस पे रिप्रेजेंट किया यूनाइटेड किंगडम ने। तो वो आप देखेंगे उसकी डिटेल्स कि लेटली, आई थिंक लास्ट ईयर 2019 में ही ICJ ने जजमेंट दे दी, और 15 जजेस ने 14:1, इसमें भी शोएबल की तरह जजमेंट आई। 14:1 इसमें यूनानिमस जजमेंट आ गई। पहले तो इसमें जब रेजोल्यूशन मूव किया गया ICJ को रेफर करने के लिए कि ये केस सुना जाए कि नहीं,
वोटिंग जो हुई उसमें मोर देन 90 नेशंस ने फेवर किया, और यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स में से ऑलमोस्ट 65 ने एब्सटेन किया, 15 ने फेवर में वोट किया, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा चैंपियन जो इनका दोस्त और हम नशीन था वो अमेरिका था। यूनाइटेड स्टेट्स ने साथ दिया यूके का इसमें, बट डिस्पाइट दैट जब सुना गया मैटर को तो 14-1 जजमेंट आई। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट कि ये जो एक डिसेंट आया ये भी यूएस का जज है। सो अब फिर लास्ट ईयर 6 मंथ्स दिए गए यूके को खाली करने के लिए और हैंड ओवर दिस एरिया टू मॉरिशस, बट अभी तक इसका कंप्लायंस हुआ नहीं। एज लेट एज दिस मंथ इसका कंप्लायंस हुआ नहीं है। 6 महीने इनके आई थिंक एक्सपायर हो गए लास्ट ईयर नवंबर में या जनवरी 2020 में, बट दे आर स्टिल असर्टिंग कि आईसीजे की कोई जुरिडिक्शन नहीं है इसको सुनने के लिए। बट इट्स अ लॉन्ग डिफरेंट डिबेट, उसमें नहीं जाना है। ये आईसीजे एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जो एजुडिकेटेड बॉडी है, ट्राइब्यूनल या कोर्ट की नेचर की। इस तरह ट्राइब्यूनल्स ऑफ यूगोस्लाविया एंड रवांडा है, वो भी हैं जो ट्राइब्यूनल्स यूगोस्लाविया और रवांडा जेनोसाइड को लेकर के इस्टेब्लिश किए गए। दे हैव आल्सो बीन मैंडेटेड बाय द चार्टर इटसेल्फ थ्रू चार्टर प्रोविजंस, मगर वो अलग है। ह्यूमन राइट्स के कंट्रीब्यूशन को लेकर के वी वुड से कि एक स्लाइट कंटेंट ले डाउन करने में या फॉर्मुलेट करने में आईसीजे का रोल है, बट बॉडी नहीं है ये ह्यूमन राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म में। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बॉडीज़ पे गौर करेंगे, वो मेजरली सबसे बड़ी जो है दैट इज़ ओनली ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ह्यूमन राइट्स काउंसिल विच वॉज फॉर्मरली कॉल्ड एज, इसे 2006 तक इसी का नाम था कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स, ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। एंड द थर्ड टर्म व्हेन वी यूज कमेटी और ह्यूमन राइट्स कमेटी, दैट इज़ अ ट्रीटी बेस्ड बॉडी जो आईसीसीपीआर में है, वो ह्यूमन राइट्स कमेटी है। बट व्हेन वी से काउंसिल और कमीशन वी मीन ए चार्टर बेस्ड बॉडी जो इट सेल्फ चार्टर के जरिए से मैंडेटेड है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में आपको याद होगा दैट आर्टिकल 62 of the United Nations Charter, it confers an obligation and institutional responsibility upon the ECOSOC, Economic and Social Council, जो कि एक प्राइमरी बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। सो दिस confers an institutional responsibility for reaching the aim of universal respect of human rights, and then gives it the mandate to establish a commission under Article 68. It gives it a mandate to establish the commission, और उसी के तहत 1946 से लेकर के 2006 तक ये काम करता रहा। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है जिसे ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं। लेटली इन 2006 थ्रू ए रेजोल्यूशन ऑफ आई थिंक यस ये रेजोल्यूशन नंबर दिस ऑफ 2006 मार्च 2006 में इस्टेब्लिश हुआ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और काउंसिल ने इसको रिप्लेस कर दिया। तो नाउ वी विल स्टडी दिस ऑल बॉडीज ऑफ चार्टर अंडर दिस। तो Human Rights Council is a charter-based body or charter-mandated body. Now, another procedures या other mechanisms जो हम समझने चाह रहे हैं, उनको हम we will attribute them to the charter. हम उनको charter-based body ही कहेंगे because वो charter से mandated तो नहीं है, but they are based on charter because they have been established by the bodies which are mandated by the charter itself. तो Human Rights Council पहली हो गई, Human Rights Council, और ये डायरेक्ट चूँकि आर्टिकल 68 एंड 62 से मैंडेटेड है चार्टर के, सो वी वुड से कि ये प्राइमरी बॉडी है। देन इसके अपनी प्रोसीजर्स हैं कुछ, जिनमें से सबसे ख़ास ये है, हम इसको 1 कहेंगे और उसको ABC कहेंगे उन सबको। दे आर ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज चार्टर बेस्ड बॉडी, उनको भी चार्टर बेस्ड ही कहते हैं, लेकिन चूँकि वो यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बॉडीज़ हैं या इसके प्रोसीजर्स हैं, तो इसी के लिए उनके सब में उनको समझा जाएगा। एक उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आज के डिस्कशन ही का मौजू है, दैट इज़ यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। ये पहले भी हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लिस्ट हो गया है, इनको मेंशन किया हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बट टुडे वी विल ट्राई टू गो इनटू नाइसिटीज एंड डिटेल्स ऑफ दिस यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू एज ए मैकेनिज्म। एंड देन देयर आर सम स्पेशल प्रोसीजर्स जिसे हम कहते हैं स्पेशल
प्रोसीजर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अब मैं एब्रिवेटेड एक्रोनिम फॉर्म में जहाँ भी लिखूंगा, दिस एक्रोनिम्स मस्ट बी टेकन टू मीन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और नॉट कमीशन। कमीशन 2006 से फंक्शनल नहीं है एंड इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द काउंसिल। कमीशन की अपनी सब कमीशंस थे, अंदर बेस्ड जो मैकेनिज्म था, इट सब कमीशन एट्सेट्रा, बट इट्स नॉट नाउ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर अस। हमें काउंसिल समझना है। तो काउंसिल ने एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, एक प्रोसीजर जो ऑप्ट किया हुआ है या अडॉप्ट किया हुआ है, एंड देन देयर आर स्पेशल प्रोसीजर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज ह्यूमन राइट्स काउंसिल कंप्लेंट mechanism or complaint procedure. These three I think should suffice. Yes, Human Rights Council complaint procedure, then special procedures of Human Rights Council also, and universal periodic review, and these all function under the aegis of Human Rights Council. But together these all bodies, we will call them 1 2 3 4, are regarded as charter based bodies or charter based mechanism for the implementation of human rights. तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ थोड़ी देर जाते हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल कब इस्टेब्लिश हुआ? ये 2006 में मार्च में इस्टेब्लिश हुआ। इसके साथ साथ एक चीज़ है, देखिए ये सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं ना, इसको मैं साथ साथ बताया जा रहा हूँ ताकि जहन में ये वाजह हो जाए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल मैंने कहा इधर है, कमेटी मैंने बताया आपको, ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है, या कमेटी, इसे कमेटी कहते हैं, और हर एक ट्रीटी की अपनी कमेटी होती है, या ICCPR में होता है। इसके साथ साथ दो एक टर्म्स और कंफ्यूज कर देंगी, एक जिसे हम कहते हैं OHCHR, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। दिस इज द ऑफिस, और ये ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ अलग से 1993 में, जो वियना कॉन्फ्रेंस हुई ऑन प्रोग्राम एंड एक्शन, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स हुई 1993 में। तो उस टाइम इस्टेब्लिश हो गया ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये एक्चुअली जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर है, ये UN सेक्रेटरी जनरल की डेजिग्नेशन से एक डेजिग्नेशन नीचे होता है। इसे अंडर सेक्रेटरी जनरल की रैंक का ऑफिसर होता है, एंड उसके ऑफिसर्स बहुत सारे काम कर रहे होते हैं उसके साथ। इट्स अ सेपरेट बॉडी, ये अलग है, ये काउंसिल से जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक रेजोल्यूशन के ज़रिए से इस्टेब्लिश हुआ 1993 में, और आप जानते हैं 1993 का ही ह्यूमन राइट्स एक्ट है इंडिया में, और मोस्टली नेशंस में ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म्स या ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के बाद ही आए डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस में, बिकॉज इसी में एम्फेसिस दिया गया कि ह्यूमन राइट्स लॉज या लेजिस्लेशंस पास करने चाहिए रिस्पेक्टिव नेशंस। सो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है, ये एक अलग ऑफिस है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है और चीज़ों से। इसमें हाई कमिश्नर होता है, आपको याद होगा, इससे पहले जैद राद अल हुसैन था, और अब इसमें मिशेल बैचलेट है, मिशेल बैचलेट, ये ऑफिसर होती है, और फिर इसके अंडर ये अंडर सेक्रेटरी जनरल की रैंक की ऑफिसर होती है या होता है, और इसके अंडर कई सारे ऑफिसर्स होते हैं। ये कोऑर्डिनेट करता है कई सारी बॉडीज़ को, जैसे ये ट्रीटी बेस्ड बॉडीज़ को भी हेल्प करता है और चार्टर बेस्ड बॉडीज़ को भी हेल्प करता है। तो इन्हीं के एम्फेसिस और जोर देने के बाद जो है कमीशन को काउंसिल में बदला गया। ये तो चूंकि 1993 में ही हुआ, तो ये OHCHR है। इससे मिलती जुलती टर्म जो है UNHCR है। ये तीन चीज़ें एक साथ कंफ्यूज हो सकता है, बट होना नहीं है। देखिए, एक तो OHCHR मैंने बताया आपको, ये ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज है, ये रिफ्यूजीज से रिलेटेड है, ये अलग ऑफिस है, ये थीमेटिक बेस्ड है, ये रिफ्यूजीज से रिलेटेड काम करता है, बट इसको हम ह्यूमन राइट्स के सिस्टम में पार्ट नहीं समझेंगे, ना उस ऑफिस को समझते हैं। चार्टर बेस्ड बॉडीज जब हम स्टडी करते हैं स्पेसिफिकली, व्हेन वी टॉक ऑफ चार्टर बेस्ड बॉडीज, हम बात करते हैं, अगर हम शुरू करेंगे बात, तो हम करते हैं बात काउंसिल से, कि काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ और काउंसिल ने कुछ मैकेनिज्म्स अडॉप्ट किए। उनमें से सबसे प्राइमरी है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, और कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, और एक कंप्लीट मैकेनिज्म इनका 2007 में आया रेजोल्यूशन के ज़रिए से, जिसमें इंडिविजुअल कंप्लेंट्स भी जाती हैं, और ग्रॉस अटेस्टेड वायलेशन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स एंड ऑल फंडामेंटल फ्रीडम्स जब हो, तो तब इसमें इंडिविजुअल कंप्लेंट भी जा सकती हैं, NGOs भी जा सकती हैं स्टेट्स के खिलाफ, और उसमें फिर प्रोसीजर लंबा चौड़ा है, वो क्या होता है क्या नहीं होता है उसमें नहीं जाएंगे। बट
अभी हम जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल इस्टेब्लिश किया गया एज अ बॉडी। अब इसका काम क्या है, ये काम कैसे करती है, अब उसके डिस्कशंस में जाएंगे हम। ये इटसेल्फ ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 47 स्टेट्स के मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं इसको फॉर अ बेसिस ऑफ 3 years और फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। और फिर री इलेक्शन इनका, दे आर इलेक्टेड फॉर 3 years और उसके बाद री इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। एंड देन हम चूँकि फिर वो सिलेक्ट कैसे हो, अपॉइंट कैसे होते हैं उसमें नहीं जाना है, बट उसकी क्वालिफिकेशंस उनकी अच्छी अच्छी कंडीशंस आती जा रही हैं और इवॉल्व होती जा रही हैं। पहले तो यूं ही कुछ और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे मेंबर स्टेट्स लोगों को अपॉइंट करवाते थे, बट उनका एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन अब होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के डिस्कोर्स को लेकर के। नाउ ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो मैकेनिज्म्स हैं, एक तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज इसको एट लेंथ समझना है। तो जो बाकी प्रोसीजर्स हैं छोटे छोटे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें से पहला एक प्रोसीजर जो है इनका वो है स्पेशल प्रोसीजर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नंबर 1 ये है स्पेशल प्रोसीजर्स। स्पेशल प्रोसीजर्स ऑफ द HRC, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स हैं अपार्ट फ्रॉम जो हम पढ़ेंगे अभी, उनके अलावा स्पेशल प्रोसीजर्स में ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या करता है। स्पेशल प्रोसीजर्स में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स हैं जिनको ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने मैंडेट दिया हुआ है टू रिपोर्ट एंड एडवाइस। They are given mandates to report and advise on human rights दो तरह से, either on thematic issues जिसे हम थीम बेस्ड भी कहते हैं, एंड दूसरा हो सकता है कंट्री स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक। इसे कंट्री स्पेसिफिक कहना प्रॉपर है। तकरीबन इसमें अभी तक 40 से ज़्यादा थीमेटिक इश्यूज मिले हुए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पे मिलेगा, जेनोसाइड पे मिलेगा, और कंट्री स्पेसिफिक मतलब एरिया या रीजन स्पेसिफाई करके उनको मैंडेट दिया जाता है। और जो हम ऑफिस जिक्र कर रहे थे, जो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो इसमें कोऑपरेट करता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ ताकि ये स्पेशल प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाएं। और वो पूरा एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है जिसमें स्टडी की जाती है इश्यूज़ की, और वो एक्सपर्ट्स उस पर फिर रिपोर्ट करते हैं बाकायदा, एंड उन पे एक्शन क्या लिया जाता है दैट्स येट टू बी सीन। और वो एक फिर से एक ऐसी चीज़ है, मगर ये एक प्रोसीजर है जिसे हम स्पेशल प्रोसीजर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहते हैं। दूसरा जो है इनका वो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल complaint mechanism or complaint procedure of 2007. It was lately introduced in 2007 और इसका काम क्या है, it is actually aimed at reporting or kind of suggesting, making recommendations or allowing the individuals to make complaints इन केस ऑफ, और ये कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट्स होती है जिसमें इंडिविजुअल कंप्लेंट कर सकता है। जैसे आपसे मैंने कहा था किस चीज़ के लिए, ग्रॉस एंड रिलायबली, इसी के लिए यही एक्सप्रेशन है, ग्रॉस एंड रिलायबली attested violations of all human rights and all fundamental freedoms by any member state। और इसमें कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी जा सकता है कंप्लेंट लेकर के। although those complaints process through 3 stages, पहले वो वर्किंग ग्रुप ऑन कम्युनिकेशंस के पास जाती है, और फिर दूसरे वर्किंग ग्रुप्स के पास जाती है, और फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास उसको भेजा जाता है एडमिशन के लिए या उसमें जो भी एक्शन लेना है। दीज आर 2 मैकेनिज्म्स। नाउ कमिंग बैक टू द मेजर मैकेनिज्म, जो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है, ये क्या है और ये कैसे काम करता है। दिस इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड।
यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में जो अगर आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, इसका क्या बताता है, रेजोल्यूशन जो इसको इस्टेब्लिश करता है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू को, और ये उसी रेजोल्यूशन के ज़रिए से इस्टेब्लिश हुआ था जो आपने बताया था मैंने आपको 60/251 ऑफ 2006, और ये मार्च से लेकर के यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू हो गया। इससे पहले कोई इतना रोबस्ट मैकेनिज्म नहीं था जो यूनिवर्सली सारे मेंबर स्टेट्स का एक रिव्यू करे। इसीलिए इसका जो मकसद है, इसका ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ टू प्रमोट यूनिवर्सैलिटी, interdependence and indivisibility and interrelatedness. Rather these four I's, यूनिवर्सैलिटी और यूनिवर्सैलिज्म जिसे हम कहेंगे, इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजिबिलिटी एंड इंटररिलेटेडनेस ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। और इसका मकसद ये नहीं है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कॉम्प्लीमेंट and not actually replace or duplicate other human rights mechanisms. ये उनके साथ in tandem काम करना चाहता है. It doesn't intend to replace the other mechanisms. It intends to complement them. So it is a kind of unique process in which involves the review of human rights records of all UN member states. जितने भी United Nations के members हैं उन पे without any discrimination, small or large, rich or poor, member or not member of the treaty, जिस भी treaty का member हो या ना हो, बट यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है, उनके मेंबर स्टेट्स का ह्यूमन राइट्स का रिव्यू होता है, वेयर इट इज़ असेस्ड that what actions have been taken by the member state to implement the human rights or to address the human rights situations arising in those countries and to fulfill their obligations and commitments towards human rights. और ये हर 4 साल बाद होता है, चूँकि 192 के आसपास मेंबर्स थे तो ये साल में 3 सेशंस में होता है, 16 मेंबर स्टेट्स इनटू 1, और 3 बार होगा तो इंटू 3 कहेंगे इसको, एंड इट्स इक्वल टू 48, यस 48, और ये 4 साल में होता रहा तो 48 इंटू 2 तकरीबन कितना हो गया 196, तो इतने में तकरीबन सारे पूरे हो जाते हैं, सॉरी 1 इंटू 4, यस 192, यस 192, तो इतने में 192 ये हो जाते हैं 4 साल में। तो एवरी 4 इयर्स हर मेंबर स्टेट की बारी आती है कि उन्हें अपना यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू का रिपोर्ट देना है। अब ये काम कैसे करता है, अब हर मेंबर स्टेट तो भेजेगा ही कि मेरा बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स का कंप्लाइंस है, तो ऐसे नहीं होता है। इट इज़ कंडक्टेड बाय अ वर्किंग ग्रुप ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। एक वर्किंग ग्रुप करता है जिसे 3 रैपोर्टियर्स के ज़रिए से हेड किया जाता है। देयर आर 3 रैपोर्टियर्स who had working groups, और ये वर्किंग ग्रुप है एक बाकायदा कई सारे लोगों का, इट हेड्स दैट, और इट एक्चुअली ऑपरेट्स एज अ पीयर रिव्यू। एक कंट्री दूसरे कंट्री के यूपीआर को रिव्यू करती है, वो सब रिपोर्ट अपना अपना, इसीलिए इसको स्टेट ड्रिवन मैकेनिज्म भी कहते हैं। स्टेट ही अपना रिपोर्ट देती है, बट इट इज़ बेस्ड द 3 रिपोर्ट्स, 3 प्राइमरी रिपोर्ट्स और 3 प्राइमरी हम कंपाइलेशंस कहेंगे या रिपोर्ट्स ही कहेंगे, फॉर्मुलेट द बेसिस ऑफ अ यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ऑफ अ मेंबर स्टेट। हर मेंबर स्टेट के रिस्पेक्ट में 3 रिपोर्ट्स आते हैं। एक आएगा नेशनल रिपोर्ट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द मेंबर स्टेट इटसेल्फ, नेशनल रिपोर्ट prepared by the state under review. अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स होता है, वेदर वो ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ के मेंबर थे या नहीं थे, रेटिफाई किया हुआ है नहीं किया हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट एक नेशनल रिपोर्ट स्टेट इटसेल्फ प्रिपेयर करती है थ्रू इट्स एजेंसीज। नंबर 2, दूसरी रिपोर्ट जो आती है, इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ decisions and observations and recommendations of independent experts of यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जैसे बहुत इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स काम करते हैं ट्रीटीज़ के अंडर, कमिटीज़ के अंडर, उनकी ऑब्जर्वेशंस और डिसीजंस एंड रिकमेंडेशंस, ये 3 चीज़ें हैं। इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ अबाउट दैट मेंबर स्टेट, a compilation of decisions, reports, observations
और रिकमेंडेशंस भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वो रेकमेंड करते हैं कि इस मुल्क में ये कानून नहीं है एंड दे आर नॉट ब्रिंगिंग इटसेल्फ इन कन्फर्मिटी और इन कंप्लायंस विद दैट, विद एनी फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन जो ये राइट दे पाए उस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उसमें इनकी रिकमेंडेशंस भी आती हैं। तो इट इज़ मेड बाय इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स ऑफ यूएन। और तीसरी रिपोर्ट जो आती है, इन तीन के बेसिस पे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है जो हर 4 साल में एक स्टेट का होता है। और तीसरा होता है इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ एनजीओ रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स ऑफ एनजीओज विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंपाइलेशन ऑफ एनजीओ रिपोर्ट। बहुत सारे एनजीओज यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करते हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर के, ये एनजीओज वाले टॉपिक में समझाया था। और उनकी एक रिपोर्ट होती है एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, जो मैं अभी बताया था, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, OHCHR प्रोबेबली यही कहते हैं इसको। यस, इसमें अब नॉन कंप्लाइंस भी एक मसला है। जैसे कई सालों से, बीच में कई सालों तक इसराइल ने कंप्लाई नहीं किया, इसराइल डिड नॉट प्रोवाइड इट्स रिपोर्ट। फिर उसमें क्या मसला होता है, सो उसमें बहुत पैची इम्प्लीमेंटेशन है उसका, फिर क्या होगा। बट रिपोर्ट्स जो हैं वो सर्टन पैरामीटर्स पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल लास्टली जो इंडिया ने रिपोर्ट सबमिट किया वो 2017 में किया, और तो बहुत सारे पैरामीटर्स जो सेटिस्फाई करने होते हैं उनको लेकर के उनके अगेंस्ट कमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, अपने रिमार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी में आप वहाँ पढ़ेंगे, इंडिया हैज़ मेंटेन्ड दैट कि डेथ पेनल्टी यहाँ के लीगल सिस्टम में है एंड इट्स स्टिल रिटेन्ड, और बट ये बहुत कम ऑफेंसेस में दी जाती है। एंड देन एक और डॉक्ट्राइन है जो यहाँ कोर्ट्स ने इस्टेब्लिश किया हुआ है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, वो डॉक्ट्राइन है। ऑल्दो कई सारी ये मेंशन किया हुआ है दैट सर्टन रिपोर्ट्स ये भी हैं जिसमें ये कहा गया है कि सब्जेक्टिविटी बहुत है इस टेस्ट में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में। और इंडिया ने कितनी डेथ पेनल्टीज दी है बिटवीन दो ईयर्स, इतने साल से इतने साल तक। एंड देन इट मेंटेन्स के लॉ कमीशन एंड अदर बॉडीज़ इसको रिव्यू कर रही हैं इस चीज़ को कि ये स्क्रैप होना चाहिए, और लॉ कमीशन ने रिकमेंड भी किया दैट डेथ पेनल्टी एबॉलिश हो जानी चाहिए। तो इस तरह कई सारे रिपोर्ट्स जो हैं पे बेस्ड, ये 3 तरह के रिपोर्ट्स पे बेस्ड यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है। ये कंट्रीज़ अपने ह्यूमन राइट्स कंप्लाइंस को लेकर के अपनी रिपोर्ट्स दे देती हैं, और वो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वो पेश की जाती है, उनको पढ़ा जाता है, और अदर मेंबर स्टेट्स एक्ट एज peer reviewers of those reports। और this is all about charter based mechanism and universal periodic review. We'll continue in the next lecture.